नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मानव क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के तीसरे सवाल को, और हम इसी वीडियो में ही इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे, यानी इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हल कर चुके होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरे सवाल को, जिसमें कहा गया है कि आवाज गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया था, पहले सवाल में हमने देखा था कि हमने जो संख्या दी गई थी उनको हमने क्या किया था, आवाज गुणनखंड में हमने क्या किया था, विभाजित किया था। अब उन्हीं की सहायता लेकर हमको क्या करना है, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनके आवाज गुणनखंड करते हैं। उससे पहले मैं एक बार रिपीट कर दूं, आवाज गुणनखंड क्या होते हैं। आवाज गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ अपना और एक का भाग जाता है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं आए, वो आवाज संख्या होती हैं। उसी में इनको डिवाइड करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले 12 के गुणनखंड क्या होते हैं। हम यहाँ पर करते हैं साइड में सभी के गुणनखंड, यानी 12 के गुणनखंड, यानी सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 6। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको ये कैसे किया। इसमें 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 मैं लिख देता हूं यहाँ 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास में, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड अभी हम निकालेंगे, और इसी प्रकार 21 के गुणनखंड हम देखेंगे। देखो हम यहाँ पर 15 के गुणनखंड निकालते हैं। अब यहाँ पर 5 आ रहा है पीछे, तो हम सबसे पहले 3 से शुरुआत करेंगे या 5 से शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे इसमें 3 का भाग जाता है कि क्या आता है पूरा, तो 3 से भाग देंगे, 3 5 15 और ये 5, यानी पूरा भाग चला गया 3 का, तो 15 का होगा गुणनखंड आवाज। ये सभी आवाज गुणनखंड ही है इसके। और तीसरी संख्या है हमारे पास में 21 से गुणनखंड करेंगे। अब इसके पीछे 1 आ रहा है, तो 1 आता है तब भी हम 3 से शुरुआत करते हैं, 2 से नहीं शुरुआत करते हैं। तो ये 1 आ रहा है तो 3 से शुरुआत करें, 3 से 21 और ये 7 से कटेगा, 21 के हो जाएंगे 3 गुणा 7। तो हम देखेंगे हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हमने देखा था हमको एचसीएफ ज्ञात करना है किसी से भी संख्याओं का। तो हम क्या करते हैं, जिन तीनों संख्या होती हैं, 2 संख्याएं और 4 संख्याएं, उन सभी में जो कॉमन संख्या मिलती है गुणनखंड में, यानी आवाज गुणनखंड में जो कॉमन संख्या मिलेगी वो क्या होगी, हमारी एचसीएफ। अब हम देखेंगे इन तीनों में संख्याओं में कॉमन गुणनखंड कौन सा है। यानी पहली वाली में 2 2 नहीं मिल रहा, नीचे 2 किसी में भी नहीं है, 2 दूसरा 2 किसी में नहीं, तीसरा देखिए 3 पहली वाली में है, दूसरी वाली में है, तीसरी वाली में है, यानी तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 3, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। एलसीएम हमने पहले लास्ट वीडियो में देख चुके थे। एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन होता है वो भी, और जो कॉमन नहीं होता है उन सभी संख्याओं को हम लिखते हैं यहाँ पर एलसीएम में। यानी जो कॉमन मिला होता है एलसीएम होता है उसको भी लिखते हैं, और साथ में जो कॉमन नहीं मिला होता है उसको भी हम लिखते हैं। यहाँ पर आपको जो वैल्यूज मिला है यानी कॉमन, वो है हमारे पास में 3। उसके अलावा ऊपर देखो 2 2 बचे, 2 गुणा 2, नीचे बचे 5, और जो लास्ट वाली संख्या इसमें बचे 7। अब इन सभी का गुणा करेंगे, हम कितना हो जाएगा, 10 20 और ये 60, यानी इसका इसमें करेंगे आसानी करने के लिए 10 और 10 दूनी 20 और 20 दिया 60, 60 गुणा 7, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एलसीएम इसका 0, यानी 420। एलसीएम होगा हमारे पास इसका 3, और एलसीएम क्या होगा हमारे पास में इसका 420। तो हम इसी प्रकार से आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हमने एचसीएफ हम क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, एचसीएफ और एलसीएम। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं इसी में। इसका जो दूसरा सवाल है, अब दूसरे सवाल की हम गुणनखंड करते हैं, 17 का गुणनखंड। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 17 के आवाज गुणनखंड, या सीधे लिख सकते हैं 17 के गुणनखंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवाज गुणनखंड क्या होंगे। यहाँ पर देखेंगे 17 को देखिए आवाज संख्या है, तो ये क्या होगा, 17 का आवाज 17 से खुद ही जाएगा और 1 का जाएगा, यानी 17 का गुणनखंड क्या होगा, आवाज गुणनखंड 17 गुणा 1, ऐसे 23
23 की आवाज गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि 23 भी एक आवाज संख्या है तो क्या होंगे इसके भी 23 गुणा 1। अब हमारे पास में है 29, 29 के भी आवाज गुणनखंड क्या होंगे, और 29 के आवाज गुणनखंड 29 गुणा 1। तो हम देखेंगे एचसीएफ हमारा क्या होता है, सभी में कॉमन मिलता है। अब तुम कहोगे कि हमने इसमें 1 क्यों लिखा है, लास्ट वाली संख्या में हमने 1 का गुणा नहीं किया है, किसी में हमने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 लिखने से किसी भी संख्या पर उसके गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 70 गुणा 1 यानी 70 ही होता है, 23 गुणा 1 यानी 23 ही होता है, 29 गुणा 1 यानी 29 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखेंगे क्या एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ मतलब जो जितनी संख्या दी हुई होती है उन संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड होता है, कॉमन गुणा वाली संख्या होती है, वो हमारी क्या होती है एचसीएफ। तो इसमें कॉमन क्या है, देखो 1 1 है तीनों में 1, और एलसीएम क्या होता है, यानी जो कॉमन होता है वो तो सही है, उसके बाद जो संख्या बची होती हैं उनको क्या करते हैं, वो हमारे क्या आ जाती हैं एलसीएम में आ जाती हैं, गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, यानी हम तीनों का गुणा करेंगे। अब ये आपका यहाँ पर होमवर्क है, आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से या अपनी खुद की सहायता से यहाँ पर इसका गुणा कर आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर आएगा। और इसका हमारा ये तीसरा सवाल है, हमारा ये तीसरा सवाल है यानी 8। अब 8 के भी हमें आवाज गुणनखंड देखने हैं। आठ के आवाज गुणनखंड क्या हमें, हम सीधे काट लेते हैं इसके, यहाँ पर देख लो फिर एक बार सभी। 2 से काटेंगे 2, ये 2 नहीं 4, तो 2 से काटेंगे 2 1, यानी क्या हमने 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसी प्रकार हम 9 के देखेंगे, यानी 9 के भी आवाज गुणनखंड क्या हमें, यानी 3 गुणा 3। देखो इसमें भी हम 1 लिख लेते हैं तभी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। ऐसे 25 के क्या होंगे 5 गुणा 5 गुणा 1। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा होगा इसके हमने ये गुणनखंड कैसे लिखे सभी के। तो इसमें देखेंगे हम एचसीएफ मैं दोबारा बताता हूँ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो सभी में कॉमन मिलता है। इस सभी में कॉमन क्या दिख रहा है 1, यानी इसका एचसीएफ है 1, और जो इसका एलसीएम होगा, जो कॉमन पार्ट है वो तो है ही, जो उस पर बचा हुआ पार्ट है वो सभी, यानी अब 1 तो इसमें है गुणा जो बचा कितने पार्ट है, यानी 2 2 2 2, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणा 2 की घात 3, क्योंकि 1 1 1 मैंने बताया था। जब हमारी संख्या गुणा में होती है यानी संख्या एक सी होती है, उनके बाद घात 1 होती है, वो सारी घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। 2 की घात 3, 1 आती है 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। आप सभी इसका आंसर कर लेना, यानी गुणा कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा सही। अब ये मत लिख देना कि हमने ये संख्या लिखी है कि 2 की घात 3, यानी इससे पहले हमने 3 है तो हमने क्या किया कि 2 की घात 3 कर दी और 3 की घात 2 कर दी, पर 5 की घात 3 क्यों नहीं की, वो नहीं, हमने इस प्रकार किया कि ये 5 गुणा 5 2 बार इसके लिए 5 की घात 2, 3 गुणा 3 2 बार इसके लिए 3 की घात 2, और 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार इसके लिए 2 की घात 3, इसलिए हमने ये किया है। अब इससे आगे देखेंगे इसका जो चौथा सवाल है वो आप इसको उतार लीजिएगा यहाँ पर इन सारे सवालों को। इसके चौथे सवाल को करते हैं, मैं यहाँ से उतारता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं हम अपने चौथे सवाल को, यानी चौथा जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है कि यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 क्या कीजिए। यानी हमें क्या किया गया है कि हमें जो दिया गया है वो एचसीएम ये दिया गया है दो संख्याओं का 306 और 657 का, उसका क्या करना है हमको एलसीएम ज्ञात करना है इन्हीं संख्याओं से। अब हम देखेंगे कि फैक्टर काटेंगे इनके, यानी गुणनखंड करेंगे इनके, या यूनिट विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करेंगे। यूनिट विभाजन एल्गोरिथम को एचसीएम ज्ञात करते हैं, वो हमको क्या दिया गया है। तो हमको क्या करना है एचसीएफ की सहायता से और इन संख्याओं की सहायता से हमको क्या करना है एलसीएम। उसको हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, यानी इसका आंसर देखते हैं, यानी दिया गया है
क्या दिया गया है HCl कितने का 306 और 657 कितना है 9 और संख्या क्या दी गई है दी गई संख्या है दी गई संख्या क्या है हमारे पास में यानी ए यानी बड़ी संख्या या कुछ मान लो यहाँ पर 657 या बी हमारी छोटी संख्या के लिए 306 यानी अब हमको ध्यान होगा कि हमने जब लास्ट सवाल जो किया था इससे जब हमने जांच की थी क्या जांच की थी कि दो संख्या को गुणनफल HCM गुणा HCF होता है तो सी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि उससे क्या करेंगे HCM क्या करेंगे उसी सूत्र को रखकर मैं आपको सूत्र लिख देता हूं पहले यानी दो संख्या का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर और HCF गुणा HCF हमारे पास दो संख्या क्या है यानी A गुणा B बराबर HCF या LCM गुणा HCF A क्या है हमारे पास में 657 B क्या है हमारे पास में 306 बराबर देखो LCM तो हमको निकालना है इसका LCM हमको क्या दिया गया है LCM तुमको निकालना है HCF दिया गया है हमारे पास में 9 हम जानते हैं कि जो हमारी संख्या एक तरफ क्या होती है गुणा में होती है तो हम बराबर के दूसरी साइड के संख्या को ले जाते हैं तो क्या होता है गुणा के भाग में जाती है संख्या तो हम देखो क्या करते हैं सबसे पहले इस संख्या को इधर लाते हैं यानी 9 संख्या को इधर लाते हैं 657 गुणा 306 बराबर LCM और देखो ये गुणा की संख्या क्या है इसमें आ जाएगी भाग में यानी 9 अब हम क्या करते हैं पूरी संख्या को पलट देते हैं यानी इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको पलटने से जैसे तराजू के एक तरफ बाट रख ले दूसरी तरफ उसमें कुछ रख ले तोड़ने के लिए इस तराजू के दोनों पल्लों को पलटते हैं उसी प्रकार से भिन्न को पलटेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि मुझे भिन्न पलटी कभी संख्या माइनस की क्यों नहीं हुई क्योंकि एक तकनीक तराजू की तरह है जो पलटे होते हैं तराजू के उनकी तरह है ये पलटेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर तुम्हारा LCM बराबर क्या हो जाएगा 657 गुणा 306 बट्टे 9 और इसमें अब देखो हम इसमें भाग देंगे इसको सिंपल करेंगे यहाँ पर इसमें भाग देंगे यानी देखो 657 भाग देकर देखते हैं इसका 9 का और 9 67 2 7 यानी 9 क्या 27 यानी कितने आए 73 गुणा 306 जब 73 गुणा 306 करोगे आप तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा 22,338 मैंने यहाँ पर गुणा किया हुआ है आप इसको करके देखना तो हमारे पास में LCM क्या मुझे प्राप्त हो जाएगा इसका यानी 22,338 से आप यहाँ पर कट कर यहाँ लिख देता हूँ उसको यहाँ पर 306 यानी LCM हमको प्राप्त होगा किसका 306,657 का क्या प्राप्त होगा और 22,338 यही इसका सही उत्तर है यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं उत्तर अब मैं दोबारा समझा दूं आपको हमारे पास क्या किया गया है कि हमारे पास HCF दिया गया है किसका 306 657 का HCF क्या है हमारे पास में 9 अब हमको क्या करना है LCM याद करना है इन्हीं संख्याओं का जिनको हमने कोष्टक में लिख दिया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है HCF क्या है इन संख्या पर 9 दी गई संख्या क्या है A बराबर 657 B बराबर 306 को हमने क्या किया है मान लिया है यहाँ पर माना A और B हमने दोनों मान लिए हैं पर हम जानते हैं क्या जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल LCM गुणा HCF होता है यानी इसको सूत्र मान के चलो आप ये या ये दोनों सेम ही हैं तो A गुणा B बराबर होता है LCM गुणा HCF जब A का मान क्या है 657 B का है 306 LCM हमको निकालना है यानी याद करना है और HCF हमको दिया है 9 तो हमने क्या किया इस 9 को
इधर यानी इधर भेज दिया, तो एलसीएम इसको मैंने पलट दिया यहाँ से, तो ये प्राप्त हुआ। फिर हम क्या करेंगे 9 का भाग इसमें दिया 6 7 73 प्राप्त हुआ, और 73 गुणा 306 तो हमको प्राप्त यानी जो हमको मिलेगा इसका गुणनफल वो 22,338, ये इसका सही उत्तर है। और इसके हम जो अगला सवाल है यानी 5वां सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप इसको तालीम दीजिएगा, हम इसके 5वें सवाल पर करते हैं। तो हम देखते हैं इसका 5वां सवाल, तो उसमें क्या दिया गया है, इसके हल निकालते हैं 5वें सवाल का। हम इसको सबसे पहले क्या करना है, इसकी जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। इसकी क्या जांच करनी है? क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी जो n प्राकृतिक संख्या है इसमें और 6 की पावर n अंक 0 पर क्या होती है? समाप्त हो सकती है, यानी 6 की पावर n का मान क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? उसको क्या करना है? हमको उसको जांच करना है। सबसे पहले जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं इसमें, और सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कि 6 के अभाज्य गुणनफल, ये थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है। अभाज्य गुणनफल 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 यही होते हैं। अब 6 की पावर n यानी 6 की घात n, इसकी क्या गुणनखंड हो जाएंगे? 2 गुणा 3 की पावर n। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये हमारा जो सवाल है इसमें 2 गुणा 3, इसके दो क्या हैं? 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं हमको, 1 2 1 3, इसकी पावर कितनी है? 3। तो अगर इसमें ये संख्या अगर में गुणा करके 6 आता है, अगर इनका गुणा इस गुणा में अगर 5 आता, यानी ऐसा सपोज करो, यानी 2 गुणा 5 होता, उसकी पावर होती है n। तो हमारे पास में एक कितनी वैल्यू होती है? 10, 10 की पावर कितनी आती है? n। अगर 10 की पावर कुछ भी हो यानी 1 है, तब की जाएगा 10, यानी ये तो 0 पर समाप्त हो रही है, यानी 2 हो जाएगी तो हो जाएगा 100, तब ये अंक क्या हो रहा है? 0 पे समाप्त हो रहा है। लेकिन अगर 2 गुणा 3 है तो इसका मैं अभाज्य गुणनखंड स्पष्ट हो जाता है कि क्या होगा कि 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। अब इसकी इतनी यार थोड़ी लिखने से बढ़िया यहाँ पर समझ लें। इसके क्या है कि इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने? 2 गुणा 3। अब इसकी पावर कितनी है? 6 की पावर n है, तो 2 गुणा 3 की पावर भी n हो जाएगी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि 2 गुणा 3 है तो इसके क्या होता है? इसका अंक कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी 6 की पावर n, और ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से ही प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? उसका कारण आपको स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि ऐसी जो संख्याएं हैं जिनके गुणनफल में कभी भी 0 नहीं आता है। ये इसका उत्तर है, यानी हमको जांच करनी थी। अब कभी बार आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जांच करनी है, सिद्ध नहीं करना है, या फिर हो सकती है, यानी हमको चेक करना है कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती है, यानी ये नहीं हो सकती है। और इसका जो अगला सवाल है 6वां, उसको हम देखते हैं। इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसको उतार लो आप, ये इसका उत्तर है। ये एक सिस्टम में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, इसको चेक करना था बस। अब हम देखते हैं इसका जो लास्ट सवाल है, यानी संख्या 6। इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करना है कि इसमें सवाल देखते हैं, प्रत्येक को व्याख्या कीजिए, यानी व्याख्या करनी है इन संख्या, यानी ये संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 1 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 प्लस 5 संख्या क्यों है? सबसे पहले
भाज्य संख्या क्यों है, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाज्य संख्या क्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में समझ रखा था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। पहले मैं बात का थोड़ा सा विस्तार कर दूं। अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें एक व खुद का ही पूर्णतः भाग जाए, यानी पूरा भाग जाए। ये हमारी होती है अभाज्य संख्या। ऐसे हमने देखा था कि 1 2 3 5 7 11 ये संख्या हमारी ऐसी जो क्या है अभाज्य संख्या है। अब इसी के विपरीत यानी इसी के उल्टा क्या होगा, भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या वे संख्याएं होगी जिनमें एक का और खुद का तो भाग जा ही जाए और किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाए। यानी भाज्य संख्या में यहाँ पर लिखूं, भाज्य संख्याएं क्या होगी, भाज्य संख्या हमारे पास में क्या होगी जिनमें एक व स्वयं देखिए मतलब होता है इसका स्वयं को छोड़कर या के अलावा तीसरी संख्या का भी भाग टूटता जाए। तीसरी संख्या का भाग पूर्णतः जाए। यानी देखेंगे हम यहाँ से 4 से स्टार्ट होगी क्योंकि 3 तक तो यही है रेगुलर, उसके बाद 4 है। यानी 4 में देखेंगे हम 2 का भाग जाता है, पहली बार 1 का भाग जाता है 4 में और 4 का खुद का जाता है। तीसरी संख्या क्या है 2, यानी 2 में भी 4 का भाग जाता है। उसके बाद है 6, यानी 6 में 1 का जाता है, 6 का जाता है, 2 का भी आता है, 3 का भी आता है। यानी 2 से 3 से ज़्यादा कितनी संख्या हो सकती हैं 8 9 डॉट ऐसे क्या चलती जाएंगी, वो क्या होंगी भाज्य संख्या है। ये भाज्य और अभाज्य की कहानी हो गई। अब इससे आगे देखते हैं ये संख्या दी गई हमको, यानी दी गई संख्या इसका हल निकालते हैं। इसकी व्याख्या करिए भाज्य क्यों है। अब हम समझ चुके हैं भाज्य संख्या कौन सी होती है, उनके आधार पर हम इनकी परिभाषा करते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, हमने दी गई संख्या लिखते हैं पहले और दी गई प्रथम संख्या क्या है हमारे पास में 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो हमको कुछ भाग कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखो प्लस में 13 लगा है और ये क्या है कि इसमें गुणा में भी 13 है। तो क्या करेंगे, इस 13 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन लेने का सीधा भाग है। यहाँ से इसमें 13 का भाग देंगे यानी 13 में। तो इसमें देखो यहाँ पे अलग देता हूँ 7 गुणा 11 गुणा 13। अगर इसको कॉमन लेना हो और परेशानी हो तो क्या करते हैं कॉमन लेने मतलब उसमें भाग देना उस संख्या का, यानी 13 में इसका भाग है 13 का भाग 13 में 3 वाला है कितना देगा 1 बार। भाई प्लस में ये अलग संख्या है तो ये 13 भाग 13 का देंगे तो कितना आएगा 1 बचेगा, यानी यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, इसको बाहर ले लिया। क्या बचेगा 7 गुणा 11, 13 के स्थान पर क्या बचेगा 1 प्लस अब इस 13 के स्थान पर यहाँ पर भी बचेगा 1। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब ये होगा 13, अब जो इसका गुणा करेंगे हम तो 77 11 से 77 गुणा 1 77 होगा प्लस 1, यानी 13 गुणा 78। यानी हमको क्या प्राप्त हुआ, 2 संख्या प्राप्त हुई। अब देखो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 2 संख्या प्राप्त होने साथ में 1 भी प्राप्त हो रहा है। गुणाई करो या मत करो बात अलग है। यहाँ पर देखेंगे ये 2 संख्या प्राप्त हुई हैं, यानी 3 संख्या प्राप्त हो गई। सबसे पहले अगर हम इस संख्या और इसी में देखें तो वो पूरा पूर्णतः चला जाएगा। उसके अलावा और भी संख्या प्राप्त हुई हैं इसमें भाग देने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि क्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं। यानी इसके कई गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं ये क्योंकि ये भाज्य संख्या है क्योंकि क्यों है, क्योंकि
इसके एक व स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड हैं, यानी जिसके एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड हो तो क्या करें, और से भाग चलाया वो क्या होती है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती है। वो क्या है, ये बार क्या होगी, भाज्य संख्या है। ये हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले से दी गई है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो इस आंसर में 13 कॉमन निकल जाए। किसी को कॉमन लेने में मतलब दिक्कत हो तो 13 का भाग देते हैं, 13 से 13 एक बार भाग जाएगा इसका, इसमें भी 13 से 13 एक बार भाग जाएगा, एक आ जाएगा। जब एक आ गया, ये हो गया 7 गुना 11 गुना 1, इसका गुणा कितना आया 77, और ये हो गया 1 यानी 78 गुणा 13। अब उसमें देखते हैं कि ये इसके दो अलग अलग गुणनखंड हैं, यानी 1 और 13 के अलावा, जब 13 78 गुणा 1, इसके अलावा भी ये इसका खुद का भाग जा रहा है, तो क्या है, भाज्य संख्या है। कि कई गुणनखंड ऐसे, कई संख्या का भाग जा रहा है, तो क्या है, भाज्य संख्या है। इसका ये दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका ये दूसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी यहाँ पर ये प्रश्नावली 1.2 यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। अगर आपको ये सवाल कहीं पर भी समझने में अगर कोई भी परेशानी हुई तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसके अगली वीडियो में आपको रिप्लाई दिया जाएगा।